14 अप्रैल 2021 को झाबुआ ज़िले में चार्ज लिया था कलेक्टर के रूप में सोमेश मिश्रा सर ने। और उस समय झाबुआ ज़िले का कोरोना का पॉजिटिविटी रेट उस पूरे सप्ताह में करीब 29% था, जो एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि पहली लहर में झाबुआ इस पॉजिटिविटी रेट पर नहीं पहुंचा था। इन चिंताजनक हालातों के बीच प्रशासन में कसावट करने के साथ साथ जनता को, जनप्रतिनिधियों को, सभी को भरोसे में लेने के बाद जब इस पर नियंत्रण के प्रयास शुरू किए गए, तो आज जब हम कलेक्टर साहब से ये इंटरव्यू ले रहे हैं, झाबुआ ज़िला खुल चुका है और यहाँ का पॉजिटिविटी रेट 1% से भी नीचे गिर गया है। ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है झाबुआ ज़िले के लिए, झाबुआ प्रशासन के लिए, और प्रशासन के मुखिया होने के नाते हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे। सर, बधाई, आपने जो 29% से 1% पे आप ले आए, अगला लक्ष्य क्या है आपका? नमस्कार। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मेरी बधाई मतलब मेरे लिए केवल बधाई नहीं होकर ये हमारे झाबुआ ज़िले के लिए बधाई है, ये हमारे झाबुआ के सभी निवासियों की बधाई है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बधाई है, यहाँ के सामाजिक संगठनों की बधाई है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मीडिया के द्वारा जो सकारात्मक पूरे इस एक माह में जो सकारात्मक जानकारी प्रदान की गई पब्लिक को, प्रशासन का पूरा भरपूर सहयोग किया गया, तो यह एक तरह से पूरे ज़िले की एक सामूहिक बधाई का पात्र है कि हम जो हमारा 14 से लेके 7 दिन का जो पीक, मैक्सिमम पीक का समय था, वहाँ से आज हम एक सुखद स्थिति में आए हैं। और यही वजह रहा है कि इस सप्ताह में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो 5 जिलों का चयन किया गया है प्रयोग के रूप में, जहाँ पर आंशिक रूप से अधिक छूट दी जा रही है, उसमें झाबुआ ज़िला का भी नाम है। तो ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण और सुखद दोनों पहलुओं का समागम है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस चुनौती को हम लोग पूरी तरह से पाएँ और झाबुआ का नाम पुनः प्रदेश में रोशन हो। सर, चुनौतियाँ क्या थी जब आपने ज्वाइन किया? रेट 29% था, ऑक्सीजन की भी किल्लत थी, रेमडेसिविर की भी किल्लत थी, लोगों में डर था। किस तरीके से आपने इस चुनौती को मैनेज किया? जैसा कि आपको विदित होगा, जब मेरे द्वारा यहाँ पे ज्वाइन किया गया तो शासन से यही निर्देश दिए गए कि इस समय झाबुआ की जो परिस्थितियाँ हैं, खासकर जो हेल्थ स्ट्रक्चर है और हेल्थ पैरामीटर्स हैं, इनमें काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तो जब मैंने यहाँ के ज्वाइन किया, तत्काल 24 घंटे के अंदर ही तुरंत ज्वाइन किया, तो उसमें जो सबसे पहले जब यहाँ पे ज़िले में आया तो जो अधिकारियों से मैंने चर्चा की, खासकर जो कोविड में लगे हुए थे, तो जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये समस्या ये थी कि हमारे CMHO साहब जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र के मुखिया हैं, सिविल सर्जन साहब और जो 2-3 महत्वपूर्ण डॉक्टर हैं, वो सभी कोविड पॉजिटिव थे। तो इसके अतिरिक्त पुराने वाले जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे, वो भी कोविड पॉजिटिव होने की वजह से इंदौर रिफर्ड थे। तो एक तरह से थोड़ी सी स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे लिए चुनौती ज़्यादा थी। तो हमारा पहला प्रयास ये था कि जो भी स्वास्थ्य अवसंरचनाएँ स्थित हैं, तो संज्ञान में हॉस्पिटल विजिट के दौरान ये आया कि एक 10 बेड का नया ICU बस कुछ छोटी कमियों की वजह से अभी चालू नहीं है। और दूसरा जो पूरे प्रदेश में उस समय जो महत्वपूर्ण चिंताजनक विषय था, वह थी ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो सबसे पहले फोकस हमने इन्हीं 2 बिंदुओं पर किया और 24 घंटे के अंदर सबसे पहले इंदौर से टेक्नीशियन बुलाकर हमने अपना नवीन ICU चालू कराया। और इसके बाद इंदौर में माननीय कमिश्नर सर से अनुरोध करके उनके दिशा निर्देशन के तहत, और साथ में ही जहाँ जहाँ से, चूँकि मैं रतलाम में पूर्व में जिला पंचायत रह चुका हूँ, वहाँ से या उज्जैन से जहाँ से भी मदद हो सकी, हमने पहले तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मंगवाए। और धीरे धीरे 24 घंटे बाद हमने एक अपना 24 घंटे का बैकअप तैयार किया, क्योंकि अगर 24 घंटे से कम का बैकअप रहता है तो कभी भी इमरजेंसी में ऑक्सीजन की अचानक से कमी हो जाती है। तो हमें उपलब्धता इंदौर या पीथमपुर से होती थी, तो इस वजह से लगभग 5 से 6 घंटे का एक ट्रैफिक टाइम रहता था। तो इससे बचने के लिए हमने 24 घंटे का एक बैकअप तैयार किया। और फील्ड विजिट के दौरान ये हमारे संज्ञान में आया कि अंतरवेलिया में एक LMO बेस्ड प्लांट है, जिसकी क्षमता लगभग 13 KL की कैपेसिटी का है। और चूँकि उज्जैन प्रशासन और पुलिस जितने भी यहाँ से गुजरात से LMO के टैंकर जा रहे थे, चाहे वो इंदौर जा रहे हो चाहे कहीं भी जा रहे हो, सबको हम ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करा रहे थे। तो शासन से रिक्वेस्ट करके हमने किसी तरह इसमें 4-5 किलो लीटर लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था प्राप्त की, और इससे फिर हमने अपनी जो आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति की। और चूँकि इस समय सभी ज़िले, सभी प्रदेश के लोग
ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, तो हमने जो भी हमारे उपयोग के अतिरिक्त जो थी उसको हमने बैकअप न करते हुए हमने अलीराजपुर को, इवन नीमच और मंदसौर तथा रतलाम ज़िले को भी हमने थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई। तो इससे फिर हमारा प्रयास ये रहा। इसके बाद जो दूसरा हमारा चरण था वो था कि हमारे पब्लिक में आत्मविश्वास बनाना, क्योंकि इस बीमारी में जो भी ट्रीटमेंट है मेडिकल, इसके अतिरिक्त साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप भी इस बीमारी के दौर से गुजरे हैं, मैं भी स्वयं इस बीमारी के दौर से गुजरा हूँ, तो ये साइकोलॉजी जो सपोर्ट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बीमारी से उभरने के लिए, क्योंकि 90% जो पेशेंट हैं उनमें किसी भी तरह का सिम्टम नहीं रहता, लेकिन चूँकि लोगों के द्वारा मैसेजेस में, व्हाट्सएप पे या फेसबुक में कई तरह के नेगेटिव मैसेज पढ़ने के बाद थोड़ी सी साइकोलॉजिकली वीकनेस आ जाती है, तो उससे ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर ऑक्सीजन का एक चलित वाहन चालू सेवा प्रारंभ की, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कहीं जो भी नीडी पर्सन थे वो तत्काल ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते थे और पब्लिक में ये एक श्योरिटी आई कि हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है, इसकी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी प्रशासन द्वारा। फिर इसके बाद हमने जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके लिए शासन से मांग की और कमिश्नर सर इंदौर के द्वारा तथा आयुक्त हेल्थ के द्वारा हमें जो कोटे के इंजेक्शन है उससे अतिरिक्त भी 1-2 वायल्स एक्स्ट्रा उपलब्ध कराए गए, जिससे ये रहा। और जो यहाँ पर हमारे पास में जो ज़िले के कई नागरिक रहते थे वो इलाज के लिए दाहोद, गुजरात या इंदौर वगैरह भी जाते थे, तो वहाँ के जिलाधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करके बात करके हमने वहाँ पर भी अपने लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता कराई। और इसके अतिरिक्त जो निजी क्षेत्र में C&F के द्वारा जो इंजेक्शन थे उनको हमने रेड क्रॉस के द्वारा क्रय किया, और ऐसे निजी अस्पतालों में जहाँ पे हम शासकीय इंजेक्शन नहीं उपलब्ध करा सकते थे वहाँ हमने रेड क्रॉस के माध्यम से इंजेक्शन उपलब्ध कराए। तो इस सम्मिलित प्रयास का फलस्वरूप ये निकला हमारा कि हम न केवल अपने नागरिकों को बल्कि आसपास के जो ज़िले के नागरिक हैं उनको भी हमने रेड क्रॉस के माध्यम से इंजेक्शन वगैरह की उपलब्धता भी कराई। तो ये एक सुखद परिणाम रहा, जिसके द्वारा हमारी पॉजिटिविटी रेट लगातार कम आई। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये था कि उस समय ज़िले में अपने लॉकडाउन नहीं लगा था, तो 16 तारीख को हमने क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी से चर्चा की, और ये मेरे लिए एक मतलब बहुत अच्छा सुखद ये संयोग कहा जा सकता है कि सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों या NGO से रिलेटेड हो, सब ने एक जुट समर्थन करके कहा कि नहीं, लॉकडाउन लगाना चाहिए। और बाद में लोगों ने ये भी कहा कि जो शादी विवाह हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में चल रहे हैं वो काफ़ी भीड़ की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए भी फिर हमने 1 मई से शादियों में प्रतिबंध भी रखा, और जनता ने भी इसका सहयोग दिया। उन्होंने इस तरह की कोई अनावश्यक भीड़ और अनावश्यक समारोहों का बहिष्कार किया, होने नहीं दिया। तो इसका ये सम्मिलित परिणाम निकला कि आज जो आप देख सकते हैं कि हमारे सिंगल डिजिट में केस आ रहे हैं या अपनी पॉजिटिविटी पिछले 7 दिवस की 1% से भी कम है, तो ये सभी एक सम्मिलित प्रयासों का परिणाम रहा है। प्रदेश सरकार ने सर तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है, और झाबुआ भी MP का ही हिस्सा है, तो यहाँ किस तरीके की प्लानिंग है आपकी कि अगर कुछ ऐसी, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो आपकी तैयारी क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि मेडिकल टर्म में एक बहुत प्रचलित कहावत है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो तीसरी लहर के लिए भी झाबुआ ज़िले की तैयारी आज से नहीं, लगभग हमने 20 दिन पहले से ही, जब हमारा ये सेकेंड लहर कंट्रोल में आनी शुरू हो गई थी, उसके साथ ही साथ हमने तीसरी लहर की तैयारी कर ली, और डिफरेंट हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने आर्टिकल भी पढ़े। तो चूँकि अगली लहर में संभावना बच्चों के लिए ज़्यादा है, तो हमने सबसे पहले जो अपने 0 से 2 साल के बच्चे, 2 से लगभग 10 साल के और 10 से फिर 18 साल के जो बच्चों के आंकड़े हैं उनका संधारण कराया है। फिर हमने 10 बेड के ICU की डिमांड शासन के द्वारा की है। इसके अतिरिक्त हम DH पे पूरा लोड नहीं पड़े, इसलिए हमने थांदला और पेटलावाद 2 सेंटर्स को खड़े करने की प्रयास किया है। इसमें हमें जनसहयोग से भी काफ़ी मिला है राहत। तो वर्तमान में हमारे थांदला में भी लगभग 30 बेड और पेटलावाद में 30 बेड पे ऑक्सीजन लाइन लग चुकी है, और वहाँ जन सहयोग से लगभग 85 LPM के ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हैं, वो दोनों जगह आ चुके हैं, इनके ट्रायल हो चुके हैं और इनका इलाज भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त अभी प्रशासन द्वारा दोनों जगहों पर लगभग 30 बेड नए मेडिकल बेड की खरीदी की जाएगी। शासन के द्वारा लगभग 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीदी की गई है, और जन सहयोग से भी हमें तकरीबन 30 से 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिफरेंट PSCs CSCs पे प्राप्त हुए हैं।
तो हमारी उपलब्धता मतलब हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 3 चरणों पे है। पहले तो ये है कि आवश्यक उपकरण, ऑक्सीजन से रिलेटेड। दूसरा जो भी दवाइयाँ हैं तो हमने इनके स्टॉक बनाने भी शुरू कर दिए हैं, और शासन से भी जो डिमांड होती है खासकर जो बच्चों की दवाइयाँ जो कि हमें सिरप या ड्रॉप्स में मिलती हैं उनकी भी कर ली है। और जिला अस्पताल में एक वार्ड हम बच्चों का एक अलग से बनाना जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त चूँकि झाबुआ और अलीराजपुर जैसे भी जो भी ट्राइबल ज़िले होते हैं वहाँ से कई बड़े जगहों पर मेडिकल कॉलेज के लिए केस रेफ़र किए जाते हैं। तो हमारा ये प्रयास ये रहा है कि शासन के द्वारा और जन सहयोग से तथा CSR इन तीनों माध्यम से हम प्रत्येक अपने जो ब्लॉक्स हैं उनमें मिनिमम एक एम्बुलेंस, नवीन एम्बुलेंस रखना चाह रहे थे। तो हमें जनता का इसमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। हमारे जनप्रतिनिधियों ने विधायकों के द्वारा 2 एम्बुलेंस, CSR के माध्यम से 2 से 3 एम्बुलेंस और प्रशासन ने 1 एम्बुलेंस क्रय की। तो हमें लगभग आज की डेट में 6 एम्बुलेंस हमने तैयार कर ली है, जो अगले 1 सप्ताह के अंदर 6 की 6 उपलब्ध हो जाएंगी। इसमें से 3-4 की डिलीवरी भी हो गई है। और इसमें से हमने जो 3 एम्बुलेंस है वो हमारी हाई क्लास की एम्बुलेंस हैं, जिसे आप बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं। इसमें पेटला और थानलाबाद में जो एम्बुलेंस हमें प्राप्त हो गई हैं, इसमें जिला प्रशासन के द्वारा मेडिकल अपने सीएमएचओ के सहयोग से इसमें हम 2.5 लाख के ऑक्सीजन उपकरण, बाईपेप, ये सब सिस्टम लगा रहे हैं एम्बुलेंस में अतिरिक्त रूप से, ताकि ये हमारा अगर कोई भी व्यक्ति रिफ़र होता है तो उसको चाहे वो अहमदाबाद जाए, चाहे वो बड़ोदरा जाए या इंदौर जाए, मेडिकल कॉलेज जाए, तो भी रास्ते में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना आए। इसके अतिरिक्त चूँकि 3rd लहर में बच्चों की संभावना है, तो हमारी जो सबसे एडवांस SR फेरो इलाके के द्वारा जो एम्बुलेंस प्रदान की गई है उसमें हम वेंटिलेटर सहित सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं। उसमें हम बच्चों के लिए जो एक अलग से आवश्यक उपकरण लगभग 1.5 लाख का है, उसका क्रय करके सीएमएचओ के माध्यम से उसमें वो लगाएंगे। तो मेरे प्रयास से ये संभाग की या ये कहें कि मतलब बच्चों के लिए पहली एक ऐसी एम्बुलेंस हो जाएगी जो कि बच्चों को भी रेफ़र करने के लिए सुविधाएँ उसमें उपलब्ध रहेंगी। तो ये हमारी है। इसके अतिरिक्त अभी जो कोविड की लहर चल रही है इसको ख़त्म करने के लिए हमने लगभग सभी ग्राम पंचायतों में 10-10 होम आइसोलेशन किट का एक स्टॉक रखा है, और सभी BMO SDMs को निर्देशित किया है कि BMO के पास लगभग 500-500 होम आइसोलेशन किट जो कि कोरोना की दवाइयों के लिए है वो अभी से ही बैकअप के रूप में रखने शुरू कर दें। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लगभग 10-10 के बैकअप तैयार कर लें। तो ये हमारी 3rd वेव से लड़ने के काम आएगी, और हमारा मतलब प्रार्थना यही रहेगी कि 3rd वेव जैसी कोई लहर आए ही ना, जिससे कि हमारा ज़िला इससे मुक्त रहे। सर, 2nd वेव को लगभग आपने नियंत्रित कर लिया, 3rd वेव की तैयारी कर ली, ये तो होगी प्रशासन की तैयारी। अब जनता से आपकी क्या अपेक्षा है, कोई अपील करना चाहेंगे आप? जैसा कि सभी पत्रकारों के माध्यम से या विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मैंने अपील की है, देखिए प्रशासन कितने भी तैयारी कर ले, लेकिन अगर जनता का इसमें सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो हमारी जो सारी तैयारियां हैं वो कम पड़ेंगी, क्योंकि तैयारी एक निश्चित परसेंटेज के आधार पे की जाती है। और जो सबसे बेहतर है, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर हम सावधानी पहले ही बरत लें तो हमें इस तरह की इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो एक तो सब पब्लिक से ये अपील है कि आप अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड अपने बनवाएं। नंबर दूसरा, वैक्सीन में अपने ज़िले झाबुआ में लेके कई भ्रांतियां आ रही हैं कि वैक्सीन लगाने से हम बीमार पड़ जाते हैं या प्रशासन हमें दूसरी वैक्सीन लगा रहा है। तो ये आप सारे जो जितने भी लोगों में मिथ्या अफवाह है सब पूरी तरह से गलत है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अभी से अगर वैक्सीन प्रोग्राम में भाग लेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, तो 2 डोज के बीच में लगभग 84 दिन का अंतर है। तो जो संभावित अपनी सितंबर-अक्टूबर की लहर है, तो अभी अपने उसके लिए 3-4 महीने हैं। तो तब तक सभी पब्लिक अधिक से अधिक अगर वैक्सीन लगा लेगी तो ये लहर आएगी ही नहीं। और युवाओं में क्रेज़ है इसका, तो युवाओं के लिए भी हम स्लॉट उपलब्ध करा रहे हैं। और आम पब्लिक में भी, खासकर जो 45+ वाले पब्लिक हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट यही है कि फील्ड में सभी मशीनरी केवल और केवल आपकी सेवा के लिए है, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में हो, चाहे आवास के रूप में हो, चाहे शौचालय के रूप में हो, चाहे पेयजल के रूप में हो। तो ये मान के चलिए जो वैक्सीन भी है ये भी हम आपकी सुरक्षा के लिए ही लगवा रहे हैं। और चूँकि मैंने भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवाई हैं, और फीवर 1 से 2 दिन आता है। फीवर का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही है, उस रोग से लड़ने की ताकत आ रही है। क्योंकि कोई भी वैक्सीन आप लगाएंगे तो हल्का 1-2 दिन हरारत या हल्का सा बुखार रहता है। और जो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण है
कि मास्क का प्रयोग करना और हाथ को समय समय पर धोते रहना। कई बार देखने में यह आता है कि लोग बाइक में 3 से 4 सवारी करते हैं, या जो तूफ़ान वगैरह होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा क्षमता से बढ़े रहते हैं। तो कुछ दिन तक कृपया बहुत भीड़ भाड़ का आप जगहों पे जाने से बचें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि मास्क ही है जो आपकी एक सुरक्षा के लिए है। और भीड़ में जहाँ भी आप जाते हैं, मान लीजिए आप अगर मार्केट भी जा रहे हैं तो वहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग के गोले हैं, अपने नंबर का इंतज़ार कीजिए। मार्केट आपके लिए ही खोली गई है और इस सेवाओं को हम और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये तभी बढ़ पाएंगी जब आप वहाँ पर प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखेंगे, क्योंकि मार्केट लगभग 8 बजे से लेकर 3 बजे तक खुली रहती है। तो लगातार ऐसा नहीं है कि भीड़ करने की ज़रूरत है। अगर हमें 1 सप्ताह में और सुखद परिणाम मिलेंगे तो हम इसको और भी बढ़ाएंगे, और भी लोगों को छूट देंगे, और भी व्यवसायों को छूट देंगे। हम ये चाहते हैं कि हम पुनः जो नॉर्मल लाइफ थी हमारी उसको हम जी सकें, लेकिन मास्क है, सैनिटाइजेशन है, ये आपका एक न्यू नॉर्मल का हिस्सा है ज़िंदगी का। तो कृपया इसको फॉलो करें, और ख़ासकर युवा जो साथी हैं वो सबको प्रेरित करें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि परिवार में से किसी भी व्यक्ति का जाना एक सदमे से कम नहीं रहता है। मेरे सहित कई परिवारों ने इसको झेला है, तो कृपया और किसी के परिवार को इस संकट की स्थिति से गुजरना ना पड़े। तो कृपया अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। यही जिला प्रशासन की आपसे अपील है और यही गुजारिश है। धन्यवाद। तो आपने कलेक्टर सोमेश मिश्रा जी को सुना, जो 29% से लेकर 1% के नीचे ले आए हैं झाबुआ जिले में कोरोना को अपने प्रभावी और ज़मीनी फैसलों से। अब बारी आपकी है। आपने उनकी अपील भी सुनी। हमारा भी आग्रह है कि उनके हर शब्द को आप ध्यान से सुनिए। ये आपके और हमारी बेहतरी के लिए है। बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।